क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल जटमल। कमेंट करेंगे। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का है, बसेरे से दूर रचना है हरिवंश राय बच्चन की, मोहन राकेश की, रघुवीर सहाय की, मैथिली शरण गुप्त की। कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बसेरे से दूर रचना है हरिवंश राय बच्चन की, और बसेरे से दूर आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है हिंदी गद्य की विधा है? क्या निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, या फिर नाटक है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये है निबंध। और ये किसका निबंध है मेरे प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर रचना के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, यानी छायावादोत्तर काल की समय सीमा है 1938 से 1953, 1925 से 1953, 1918 से 1953, 1953 से आज तक। तो 1938 से 1953 तक माना जाता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1953 में, 1943 में, 1935 में, 1919 में। तो तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1943 में। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में। चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1979 में। और तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। यानी चारों सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। ध्यान रखना है, चारों सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, दिनकर, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। तो सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद रचना पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और चिदम्बरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन रचना पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ठीक है, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। प्राकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता।
तो प्राकृत का मानवीकरण छायावाद की मुख्य विशेषता है। ठीक है, प्राकृत का मानवीकरण छायावाद प्राकृत का मानवीकरण छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको गद्यांश पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे, रावा से। किससे याद रखेंगे, रावा। रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम बता दें आपको मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची है उसकी करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृत मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृत के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग है मेरे प्यारे बच्चों जन की संस्कृति। ध्यान रखिएगा, उत्तर आपको आसानी से पैराग्राफ में मिल जाएगा, बस आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है। मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया है। यह उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो राष्ट्र की वृद्धि संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। जब संस्कृति मजबूत होगी तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके इसमें 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है, और ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृत के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाली भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृत की समानता को उनकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड, लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ से आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, भारतीय संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती है। तो जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृत की समानता को उसकी गतिहीनता समझते हैं, उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती। आसानी से उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की व्याख्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं का अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति को स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वे यह नहीं जानते कि संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन और विकास होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है। लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी सेम है 10 अंक का। तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। यदि कोई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, तो उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। ठीक है, इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम। पवन दूतिका कविता का शीर्षक है, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको पूरी कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो ये महाकाव्य प्रिय प्रवास का है, ध्यान रखिएगा। कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ। कृषक ललना मतलब किसान स्त्री और भूतांगना का मतलब होता है स्त्री कि खेत में जो दिखे। इसके बाद है कृषक ललना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनो संस्कृति मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी या बेल, विश्व वन सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। तो ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? ये लिया गया श्रद्धा मनु से और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो व्याख्या मैं आपको पूरी बता देता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ की व्याख्या पूरी बता देता हूँ यहाँ पे। श्रद्धा कहती है, हे मनु तुम इस संसार संस्कृति के मूल रहस्य बनो, क्योंकि तुम मनुष्य से ही यह जीवन रूपी बेल सृष्टि आगे बढ़ेगी और फैलेगी। इस प्रकार तुम पूरे संसार को सुगंधित करो और फूलों के सुंदर खेल अर्थात जीवन के आनंद और सृजन खेलो। क्या तुम्हें विधाता ईश्वर का यह शुभ वरदान सुनाई नहीं देता कि तुम शक्तिशाली बनो, विजयी बनो, क्योंकि तुम्हारी विजय का जयगान पूरे विश्व में गूंज रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने किससे बेल फैलने की बात कही है? तो कवि ने संस्कृति से बेल फैलने की बात कही है। शक्तिशाली और विजयी बनों का संदेश कहाँ गूंज रहा है? शक्तिशाली और विजयी बनों का संदेश विश्व में गूंज रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विधाता का मंगल वरदान क्या है? तो विधाता का मंगल वरदान यह है कि मनुष्य शक्तिशाली बने और विजय प्राप्त करे, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। फिर प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 5 अंक का है, उत्तर आपको 80 शब्द में देना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इसका जीवन परिचय का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बताएंगे तो उसका वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में देना है, 5 अंक का है। ये खंडकाव्य जिला वाइज होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है। प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। ठीक है, 2 अंक संदर्भ के लिए मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणे 5, 2 अंक संदर्भ के लिए मिलेंगे और 5 अंक अनुवाद के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अनुवाद हम आपको बता देते हैं। संस्कृत साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा करना, ईर्ष्या ना करना, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अथवा करके दिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको अर्थ बता देते हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया।
इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा। लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इन्हें बहुत सारा धन दिया। उससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है। ये संदर्भ आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखना है। फिर 8 का खा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञाने मौनम क्षमा रक्तो त्यागे सलाह विपर्या गुड़ा गुड़ बंधित्वाम तस्य सा प्रसवायु। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निरपद दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुवाद देख सकते हैं इसका। ज्ञान का स्वभाव मौन है, शक्ति में क्षमा होती है और त्याग में प्रशंसा से परे होने पर गुण होता है। गुणों का स्वभाव यह है कि वे अन्य गुणों से जुड़े होते हैं, जैसे किसी वृक्ष में फल होते हैं। अथवा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। प्रजा को विनम्रता सिखाने, उनकी रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के कारण राजा ही उनका सच्चा पिता होता है। उनके जन्म देने वाले पिता तो केवल उनके जन्म का कारण होते हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न करना है आपको, 4 अंक यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद 10 का ख और गा है रस अलंकार छंद से, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर 11 का पहला है पवित्रम का संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्रम। क्या होता है? पो प्लस इत्रम। हरेओ का संधि विच्छेद हरे प्लस अ होता है। और दोगधा का संधि विच्छेद होता है दोग प्लस धा। क्या होता है? दोग प्लस धा। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग है, अब तो अव्ययीभाव समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। दशानन में भी बहुब्री समास है। इसके बाद 12 का पहला है लघुता में प्रत्यय है, 1 नंबर का है, तो तल प्रत्यय है। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? तो धीमान शब्द में लगा हुआ है मतुप प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद खा का पहला है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करें, ठीक है। तो भिक्षुक पादेन खज्जा अस्ति, यानी भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। एनांग विकारा सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एनांग विकारा यानी अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है? तो ये है सा सिरसा खल्लौटा। वह सिर से क्या है? सिर से गंजा है, ठीक है। तो इसमें भी तृतीया विभक्ति है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। फिर 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएंगा तो निबंध का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।